तारीख थी 21 अगस्त साल 2021। शाम के वक्त एक लड़की अपनी माँ के पास फोन करती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और चाहती थी कि उसकी माँ जल्दी से फोन रिसीव कर ले। माँ जैसे ही कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है, उनके कानों में अपनी बेटी के रोने की आवाज पहुंचती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन वो लड़की सिर्फ रोते हुए माँ माँ करती रहती है। इससे पहले कि माँ को समझ पाती, अचानक ही कॉल कट जाता है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बेटी के नंबर पर लगातार कॉल करती है, लेकिन कोई भी फोन रिसीव नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या? क्यों वो फोन पर लगातार रो रही थी? क्या वो अपनी माँ को कुछ बताना चाहती थी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है असम के लखीमपुर जिले से, जहां डकुआ खाना इलाके में नंदिता सैकिया नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। नंदिता की उम्र करीब 19 से 20 साल के आसपास थी। उसकी मां का नाम जुनाली सैकिया था, जो एक हाउसवाइफ थी, जबकि पिता नवीन सैकिया एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो एक फार्मर थे और खेती बाड़ी का काम करके अपनी फैमिली का खर्चा उठा रहे थे। नंदिता अपने पेरेंट्स की इकलौती लाडली बेटी थी, जो बहुत ही शांत बिहेवियर के थे। वो धेमाजी जिले के मोरिधोल कॉलेज से बीए में 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रही थी और उसे क्लास में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता था। उसके टीचर और फ्रेंड्स हमेशा उसकी तारीफ करते। नंदिता का सपना पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होने का था। यही नहीं, उसे असम के कल्चर से बहुत गहरा लगाव था। वो एक बेहतरीन लोक डांसर भी थी। कॉलेज का फंक्शन हो या गाँव के कल्चरल प्रोग्राम्स, नंदिता हमेशा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती और अपने डांस से सबका दिल जीत लेती। वो पूरे घर की रौनक थी। लेकिन 21 अगस्त 2021 को कुछ ऐसा हुआ कि नंदिता की हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। दरअसल हर रोज की तरह 21 अगस्त को भी नंदिता सुबह जल्दी उठी। आज उसे कॉलेज अपना लास्ट एग्जाम देने के लिए जाना था, जिसकी तैयारी उसने काफी अच्छे से की थी। नंदिता ने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर अपने फादर नवीन से कहा कि वो उसे उसकी सहेली कश्मीना के घर छोड़ आए, क्योंकि इन दोनों को साथ में रिविजन करना है। ये सुनकर नवीन अपनी बेटी को बाइक पर बैठाते हैं और उसे 9:30 बजे के आसपास कश्मीना के घर छोड़ आते हैं। अब दोनों फ्रेंड्स बैठकर अपनी पढ़ाई करती हैं और 12:30 बजते ही कश्मीना के फादर देबा दत्ता नंदिता और कश्मीना को बाइक से कॉलेज ले जाते हैं और उनके अंदर जाने के बाद खुद कॉलेज के बाहर खड़े होकर उनका वेट करने लगते हैं। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है और करीब 3:30 बजे कश्मीना और नंदिता एग्जाम देकर बाहर आती हैं। इस दौरान नंदिता अपनी मम्मी को फोन करती है और उनसे कहती है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और वो थोड़ी ही देर में घर आ जाएगी। बेटी की बात सुनने के बाद जुनाली भी बेफिक्र हो जाती है। अब कश्मीना और नंदिता देबा दत्ता से कहती है कि उन दोनों को बहुत भूख लग रही है, तो क्यों ना कहीं चलकर कुछ खाया पिया जाए। इस पर देबा उन्हें कॉलेज की कैंटीन से कुछ लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों कैंटीन में जाती हैं। लेकिन वहां उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, इसलिए कश्मीना देबा से कहीं और चलने के लिए कहती हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को बाइक पर बैठाते हैं और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर धेमाजी टाउन के ASTC बस स्टैंड के पास पहुंचते हैं, जहाँ खाने के काफी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। इसके बाद वो अपनी बेटी कश्मीना को 200 रुपए देते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि जाओ तुम लोग जब तक कुछ खाने के लिए लो, मैं बाइक को पार्किंग में लगा कर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो रोड के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां स्कूटी से एक शख्स उतरता है, जिसने येलो रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक हथियार था। वो अचानक देबा के ऊपर उस हथियार से हमला कर देता है, जिस वजह से उनके दाहिने हाथ पर चोट लग जाती है। देबा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों उन्हें मार रहा है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, वो शख्स अपने हथियार से उनके सर पर जोरदार वार करता है, लेकिन उस वक्त देबा ने हेलमेट पहना हुआ था, जिस वजह से वो हथियार स्लिप होकर उनके कंधे पर लग जाता है। इधर कश्मीना और नंदिता की जैसे ही देबा पर नजर पड़ती है, वो दोनों भागते हुए उनके पास आती हैं और कश्मीना अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगती हैं। पर वो शख्स देबा की तरह उसके सर पर भी वार करता है, लेकिन कश्मीना ने भी हेलमेट पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इन दोनों पर भड़ास निकालने के बाद वो शख्स अब अपने असली टारगेट नंदिता की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। हालांकि नंदिता खुद को बचाने की कोशिश करती है और किसी तरह अपनी मां को फोन मिलाती है। जैसे ही जुनाली कॉल रिसीव करती है, उन्हें दूसरी तरफ से नंदिता के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो बस माँ माँ कही जा रही थी। नंदिता को यूं रोते बिलखते देखकर जुनाली परेशान हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, फोन कट जाता है और वो शख्स नंदिता के ऊपर भी वार करता है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाती है और अपने लिए रहम की भीख मांगती है। पर वो शख्स जरा भी तरस नहीं खाता। वो 2 बार वार करके नंदिता को और ज्यादा जख्मी कर देता है।
ये सीन देखकर जो लोग आसपास खड़े हुए थे वो हिम्मत जुटाकर उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उसे यहीं मार दूंगा। ये सुनकर लोग पीछे हट जाते हैं और वो शख्स मौका मिलते ही यहाँ से फरार हो जाता है। उसके जाने के बाद एक शख्स पुलिस को कॉल करता है और फौरन ही यहाँ आने के लिए कहता है, जिसके बाद पुलिस फौरन ही यहाँ पहुंच जाती है और कश्मीना, देबा और नंदिता को फौरन ही धेमाजी सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कश्मीना और उसके पिता देबा दत्ता को गहरी चोटें आई थी, लेकिन डॉक्टर सही वक्त पर उन्हें मरहम पट्टी कर उनकी जान बचा लेते हैं और 2 से 3 घंटे बाद डिस्चार्ज भी कर देते हैं, जबकि नंदिता के सर और सीने पर बहुत ज्यादा जख्म थे। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स उसे तुरंत डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। इधर जुनाली, जो अपनी बेटी की आवाज सुनने के बाद से लगातार परेशान थी, उन्हें जब पता चलता है कि नंदिता इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो बदहवास हालत में अपनी बहन के साथ फौरन वहां पहुंचती हैं और नंदिता को देखकर रोना शुरू कर देती है। इतने में नंदिता के फादर नवीन भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी बेटी कोमा में चली गई है। ये सुनकर पेरेंट्स पूरी तरह से टूट जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। धीरे धीरे नंदिता के साथ हुए हादसे की खबर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है और उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स, पड़ोसी और हजारों अनजान लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। हर कोई सिर्फ एक ही प्रे कर रहा था कि नंदिता किसी भी तरह से होश में आ जाए। वहीं उसके पेरेंट्स भी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बाहर बस अपनी इकलौती लाडली के ठीक होने का वेट कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह हमला इतना बेरहम था कि जख्म इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच चुके थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और दवाइयों के बावजूद नंदिता की बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता गया और उसके ऑर्गन्स ने एक एक करके काम करना बंद कर दिया। वारदात के 4 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2021 को डॉक्टर्स ने नंदिता के पेरेंट्स को बताया कि उनकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। ये खबर सुनते ही हॉस्पिटल के अंदर चीख पुकार मच गई और पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो पुलिस से बस एक ही गुजारिश करते हैं कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और सबसे पहले नंदिता का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी बॉडी पेरेंट्स को सौंप दी जाती है, जो 26 अगस्त 2021 को उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। भले ही नंदिता इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी, जिन्हें अब पुलिस को सुलझाना था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने इन तीनों पर अटैक किया। उसकी नंदिता से क्या दुश्मनी थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और दोबारा चलते हैं उसी मनहूस तारीख यानी 21 अगस्त 2021 के दिन पर। शाम के करीब 4:30 बजे का वक्त था। बस स्टैंड के बिल्कुल पास बने एक छोटे से ढाबे पर एएसआई अनिल शर्मा आराम से बैठे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक ऐसा खेल खेला जाने वाला है जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगा। उसी टाइम कश्मीना और नंदिता दोनों देवा दत्ता के साथ वहां आती हैं, जो उन्हें पैसे देकर खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। इससे पहले कि वो दोनों जा पाती, एक शख्स तेजी से देवा की तरफ बढ़ता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कॉलेज की लाइब्रेरी में काम करने वाला रिंटू शर्मा था, जो पल भर में तीनों पर हमला कर देता है। जैसे ही चीख पुकार की आवाज अनिल शर्मा के कानों में पहुंचती है, वो ढाबे से बाहर निकलकर उस तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान उनके पास डीएसपी रेखा शर्मा का फोन आता है, जो उन्हें नजदीकी पुलिस कैंटीन की तरफ बुलाती है। डीएसपी रेखा की बात मानकर अनिल वहां पहुंच जाते हैं और फिर ये दोनों कार में बैठकर उस जगह पे जाते हैं जहां का नजारा बेहद भयानक था। नंदिता, कश्मीना और उसके पिता सड़क पर तड़प रहे थे, जबकि रिंटू शर्मा को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस उसे देखते ही समझ गई थी कि यही हमलावर है, क्योंकि उसके हाथ में हथियार था और रिंटू जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैंने उस लड़की को मार दिया जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी। नंदिता और उसके परिवार ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए थे। मैंने उसे बहुत बार समझाया, पैर भी पकड़े, पर फिर भी वो नहीं समझी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अनिल ने जैसे ही रिंटू को देखा तो वो उसे पहचान गए, क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहता था। अनिल उसके पास गए और सरेंडर करने के लिए कहने लगे। बहुत देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर आखिरकार रिंटू ने हथियार फेंककर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ और फिर पुलिस रिंटू को थाने में ले आई, जहां उसकी टी शर्ट और फोन को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने पूछा कि आखिर उसने नंदिता को क्यों मारा, उसके साथ रिंटू की क्या दुश्मनी थी। इस पर रिंटू ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। आपको बता दें, रिंटू शर्मा कोई बाहर का गुंडा या कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि उसके स्टेटमेंट के मुताबिक वो 19 साल की नंदिता सैकिया को बहुत अच्छे से जानता था। रिंटू धेमाजी के उसी मोरिथल कॉलेज में ग्रेड 4 का एम्प्लॉय था, जहां नंदिता बीए की पढ़ाई कर रही थी। वो कॉलेज की लाइब्रेरी और ऑफिस के छोटे मोटे काम संभालता था।
काम के दौरान ही एक दिन उसकी नजर नंदिता पर पड़ती है। रिंटू उम्र में नंदिता से काफी बड़ा था, जबकि नंदिता एक इंटेलिजेंट, खूबसूरत और सपनों से भरी 19 साल की स्टूडेंट थी। काम के बहाने रिंटू अक्सर लाइब्रेरी और कॉलेज कैंपस में नंदिता को देखा करता था। धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा और मन ही मन नंदिता को अपनी जागीर समझने लगा। रिंटू अक्सर कॉलेज के रास्तों पर नंदिता का पीछा करता था। वो उसे अजीब नजरों से देखता और बात करने के बहाने ढूंढता। यहाँ तक कि उसने नंदिता को व्हाट्सएप पर भी मैसेज करना शुरू कर दिया था, पर वो उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देती थी। जब रिंटू ने देखा कि नंदिता उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, तो उसने कॉल पर कॉल करने शुरू कर दिए और हर बार उससे एक ही बात कहता कि वो नंदिता से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पर नंदिता इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन रिंटू लगातार उस पर शादी करने का मानसिक दबाव बना रहा था। रिंटू की इस हरकत से नंदिता बेहद परेशान और डरी हुई रहने लगी थी। वो कॉलेज सिर्फ अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने और पढ़ाई करने आती थी। जब रिंटू का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो नंदिता ने बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ उसे सीधे और साफ लफ्जों में कह दिया कि वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। इसलिए रिंटू दोबारा उसके सामने ना आए, लेकिन रिंटू का प्यार अब एक तरफा सनक में बदल गया था। जब उसने देखा कि नंदिता शादी करने के लिए राजी नहीं है, तो रिंटू ने अपने रिश्तेदारों से कहा कि वो उसके साथ नंदिता के घर चले और उसके पेरेंट्स से इन दोनों की शादी की बात करे। जिसके बाद रिंटू और उसके रिलेटिव्स नंदिता के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने उसके पेरेंट्स से कहा कि उन्हें नंदिता काफी पसंद है और वो अपने बेटे रिंटू के लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। ये सुनकर पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया, क्योंकि रिंटू नंदिता से उम्र में काफी बड़ा था और उनकी लड़की को पसंद भी नहीं था। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से सहमति नहीं जताई और कहा कि नंदिता अभी पढ़ाई कर रही है, वो इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहते। नंदिता के पेरेंट्स की बात सुनकर रिंटू को लगा कि उन्होंने रिश्ते से मना करके उसकी और उसके रिश्तेदारों की बेइज्जती की है। बस उसी दिन से रिंटू ने ठान लिया था कि वो नंदिता से बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद रिंटू ने एक प्लान बनाया। क्योंकि वो उसी मोरिधल कॉलेज का एम्प्लॉय था, इसलिए वो अच्छे से जानता था कि कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं। उसने बड़ी चालाकी से पता लगाया कि 21 अगस्त 2021 को नंदिता का सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम है और वो उस दिन कॉलेज जरूर आएगी। ये जानने के बाद रिंटू ने बाजार जाकर एक हथियार खरीदा, जिसे उसने एक मोटे कपड़े में लपेट लिया, ताकि कॉलेज या रास्ते में किसी को भी उस पर कोई डाउट ना हो। साथ ही रिंटू ने एग्जाम के दौरान या कॉलेज के अंदर हमला ना करने का सोचा, क्योंकि वो जानता था कि वहां सिक्योरिटी और भीड़ उसे तुरंत पकड़ लेगी। उसने पूरा प्लान बनाया कि वो नंदिता का कॉलेज से बाहर निकलने का वेट करेगा और फिर मौका मिलते ही उसे मार देगा। अब तारीख आ चुकी थी 21 अगस्त 2021। रिंटू अपने खौफनाक प्लान के मुताबिक कॉलेज के बाहर पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिसके अंदर वो हथियार छुपा था। वो कॉलेज के गेट से कुछ दूरी पर खड़ा होकर नंदिता के बाहर निकलने का वेट करता है। करीब दोपहर 3:30 बजे जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, नंदिता अपनी सहेली कश्मीना के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आती है। अचानक रिंटू की नजर देवा दत्ता पर पड़ती है, जो अपनी बेटी और नंदिता को घर ले जाने के लिए खड़े हुए थे। रिंटू ने सोचा कि नंदिता अकेली होगी और वो रास्ते में ही उस पर हमला कर देगा, लेकिन देवा दत्ता को साथ देकर उसका प्लान थोड़ा गड़बड़ा जाता है। वो तुरंत हमला नहीं करता, बल्कि एक शिकारी की तरह चुपके से उन तीनों का पीछा करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक पीछा करने के बाद शाम के करीब 4:30 बजे वो तीनों जब बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, तो रिंटू भी वहां रुक जाता है और मौका मिलते ही देवा दत्ता के ऊपर हमला कर देता है। उसने सोचा था कि अगर वो देवा को जख्मी कर देगा तो वो नंदिता की जान नहीं बचा पाएगा। इसी इरादे से उसने कश्मीना और उसके पिता को घायल कर दिया और फिर नंदिता को मार दिया। हालांकि पुलिस ने उसी शाम उसको अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने इस मामले को सोसाइटी के लिए बेहद खौफनाक माना है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के लिस्ट में शामिल किया। आपको बता दें, रिंटू को कोर्ट ने 21 अगस्त 2025 को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है कि उसे तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी जान ना चली जाए। इसके अलावा कश्मीना और उसके पिता देवा दत्ता पर जानलेवा हमला करने के लिए कोर्ट ने उसे 10 साल की कैद और बाकी चोटों के लिए 3 साल की जेल की सजा भी सुनाई। फिलहाल रिंटू जेल में है। देखिए, कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो एक तरफा सनक को प्यार समझ बैठते हैं। किसी को पसंद करना गलत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला इंसान साफ लफ्जों में मना कर दे तो उसकी इच्छा की इज्जत करनी सीखिए। प्यार में जबरदस्ती या ईगो की कोई जगह नहीं होती है। वेल, आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।